हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेक्शन सी। और जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सीबीएसई का जो क्लास 12 का मैथ का पेपर है वो भी 2025 उसको हम यहाँ पे कंटिन्यूसली सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। तो ये बच्चों, ये वीडियो का पार्ट आपका कौन सा है? वीडियो का ये पार्ट 4 है। इससे पहले के 3 वीडियो हम बना चुके हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जिसमें हम सेक्शन बी और सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन मैंने वहाँ पे करा रखे हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 26 क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको करवाने वाला हूँ और बहुत आसान तरीके से। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट 3 मीटर एंड 5 मीटर ऑफ स्ट्रिंग इज आउट। देखिए बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को डायग्राम से समझाते हुए चलूंगा तो आपको बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। एक बच्चा देखिए मैंने बनाया है जो कि पतंग को उड़ा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पतंग के बारे में बात की गई है। पतंग की जो हाइट है वो कितनी है? 3 मीटर। अब देखिए, हाइट को हमें जमीन से नहीं नापना, हम पतंग की हाइट को कहाँ से नापेंगे? जहाँ से ये बच्चा डोर पकड़ा हुआ है वहाँ से उसकी हाइट को नापा जाएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिसको मैंने एक्स नाम मान लिया, क्योंकि मुझे यहाँ से हाइट दिखानी है। तो पतंग की हाइट बच्चों यहाँ पे कितनी हो गई? 3 मीटर। अब इस पतंग को उड़ाने के लिए जो डोर बांधते हैं उस डोर की यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी दे रखी है? 5 मीटर। स्ट्रिंग इज आउट का मतलब है चरखी होती है ना बच्चों, चरखी पे डोर लिपटी होती है ऐसे करके, तो उससे जो डोर बाहर निकली हुई है उसकी लेंथ कितनी है? 5 मीटर है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि जो 5 मीटर है उसको हमने स्ट्रिंग की लेंथ को क्या नाम दे दिया? वाई दे दिया। अब देखिए यहाँ पे आगे आपसे कहा जा रहा है इफ द काइट इज मूविंग अवे हॉरिजेंटली। सबसे पहले तो आप ये समझिए हॉरिजेंटली क्या होता है। अगर हम इस तरह से मूव करते हैं या इस तरीके से मूव करते हैं तो ये कहलाता है आपका हॉरिजेंटली, और ये कहलाता है वर्टिकली अपवर्ड, और ये कहलाता है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आपसे पतंग को कह रहा है कि पतंग क्या है? मूव कर रही है हॉरिजेंटली। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। तो देखिए पतंग हमारी यहाँ पे थी, यहाँ से मूव करते करते इधर आ गई। अभी मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, फिर आपको मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो क्वेश्चन में कहा कि पतंग जो है हॉरिजेंटली मूव कर रही है। कितनी स्पीड से मूव कर रही है? 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब कि एक सेकंड में पतंग यहां से यहां तक कितना कवर करके आ गई? 200 सेंटीमीटर। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? 200 सेंटीमीटर, जिसको मैंने किससे लिखा? dx अपॉन dt से। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? फाइंड द रेट एट विच द स्ट्रिंग इज बीइंग रिलीज। अब एक बात देखिए बच्चों, आप नोट करेंगे, जब पतंग इस पोजीशन में है तो डोर इतनी है, रस्सी इतनी है। अब जब यहाँ पे पतंग आ चुकी है तो डेफिनेट रूप से ये रस्सी जो होगी डोर की वो बदल जाएगी, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। यहाँ पे 5 मीटर लग रही है तो यहाँ पे 5 मीटर से बदल के कुछ ना कुछ आएगी। तो वही पूछ रहा है कि कितनी रेट से रस्सी की जो लेंथ है वो चेंज हो रही है। इट मीन्स कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रस्सी की लेंथ को मैंने y नाम दिया है, तो इसका मतलब dy अपॉन dt आपको क्या करना है? और निकालना है। और x हॉरिजेंटल में डिस्टेंस ली है जो कि आपको दे रखी कितनी? 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन की कहानी आपको समझ में आ गई है। पतंग की हाइट थी 3 मीटर और डोर थी 5 मीटर। जब पतंग यहां से यहां आ गई तो उसकी आने के लिए जो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम दे रखा है वो आपको गिवन है। तो डेफिनेट रूप से इसकी डोर की लेंथ भी चेंज होगी, तो वो आपसे लेंथ जो चेंज होगी वो ये आपसे पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को करना तो बहुत आसान है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों की, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। आप नॉर्मल वहां पे डायग्राम क्या बना सकते हैं? यहाँ पे ABC नाम डाल के और पतंग की पोजीशन को यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। इस तरीके से आप इसको इजी करके आप डायग्राम बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये सब पतंग लड़का सब बनाना पड़े, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए। सिंपली एक ट्रायंगल बना के भी आप कर सकते हैं। तो देखिए हम पहले यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल ABC, इसी ट्रायंगल में सारा काम होना है हमारा। तो हम पहले इस ट्रायंगल को लेते हैं ABC और इसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर हाइट का स्क्वायर, और इसमें हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं। तो हमने वैल्यू लगाई y की कितनी आपकी गिवन है? 5 है। x की आपको पता नहीं है, x की पहले हम x निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो इसको हम कैलकुलेट करना जानते हैं, तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया इसको। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के कितनी आ गई? 4 आ गई। अब देखिए हमें यहाँ पे रेट चाहिए, dx अपॉन dt चाहिए, dy अपॉन dt चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन का हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है जिसको मैं लिखना भूल गया हूं। तो इस इक्वेशन का मैंने क्या करा, डिफरेंशिएट करा। क्यों करा बच्चों, उसका रीजन ये है कि मुझे dx अपॉन dt गिवन है और dy अपॉन dt निकालना है। तो इसके लिए डिफरेंशिएट हमने इस इक्वेशन का करा। तो वाई स्क्वायर का करेंगे तो कितना आ जाएगा 2y, y का करेंगे तो dy अपॉन dx, सॉरी dy अपॉन dt, क्योंकि हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में। एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x और dx अपॉन dt, h यहाँ पे कांस्टेंट है इसलिए उसका क्या हो जाएगा 0। इसको हम जरा सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, चलिए सॉल्व में बात को करते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये देखिए ये जो यूनिट है आपको सेंटीमीटर में है और बाकी जो यूनिट है वो किस में, मीटर में। तो dx अपॉन dt की जो वैल्यू 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि अदर वैल्यू हमें मीटर पर सेकेंड में है। बहुत से लोग नहीं करते क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चों आप एक राइट तरीके से आंसर निकालना सीखिए। किसी भी क्वेश्चन को एक तुक्के पे या एक कंडीशन पे लगा के मत करिए। कायदा ये कहता है कि अगर मीटर में सारी यूनिट गिवन है तो आप इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके लिए आप 100 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने छोड़ा था उसको हम यहाँ पे वैल्यू लगा देते हैं, 2 इंटू वाई। वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वाई हमारे पास 5 है। डी वाई अपॉन डी टी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और ये 2 हमारा ऐसे ही रह गया। और डी एक्स अपॉन डी टी हमें यहाँ पे कितना है, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू हमने निकाली कितनी है 4 है, और डी एक्स अपॉन डी टी हमने निकाला कितना 2। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करके हमारे पास डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन 5। सिंपल, इसको इससे कर दो और 4 2 8, 8 अपॉन 5। तो यहाँ पे ये क्या आ गई आपकी, मीटर में आ गई, लेकिन आपको आंसर सेंटीमीटर में जैसे इसका दे रखा था, सिमिलर वे में आपको इसको करने के लिए आप इसको 100 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो ये 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 5 से 100 काटेंगे 20 और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 60। यानी कि अगर आप चाहते हो कि ये पतंग आगे बढ़े तो ये डिस्टेंस भी चेंज होगी और साथ में ये डोरी भी चेंज होगी। तो डोरी किस हिसाब से चेंज होगी, डी वाई अपॉन डी टी जिसे बोल रहे हैं वो 160 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से बदल जाएगी अगर इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बदलेगी। तो बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन अंडरस्टैंड स्पेटियल कॉन्सेप्ट इज गिवन बाई ए की वैल्यू दे रखी है, टाइम दे रखा है, इस टाइम को बिलोंग करके दिखा रखा है 5 से 18। आपको ये शो करना है कि शो दैट द रेट ऑफ इंक्रीज और एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट डिक्रीजिंग विद एज इन 5 to and 18। तो देखिए आप जानते हो साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं। साइकोलॉजिस्ट का मतलब आप जानते हो कि जो हमारी मानसिकता को पढ़कर कुछ चीज समझने का अनुमान लगाते हैं उसे बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट। तो वो इस बच्चे को ये अनुमान लगाया जा रहा है साइकोलॉजिस्ट की इसके अंदर कितनी टेंडेंसी हो सकती है। तो इसी पे फिलहाल ये डायग्राम नहीं बनाना है, ये तो एक सिर्फ समझाने का मुद्दा लिया है मैंने। आपको मेन चीज यहाँ पे क्या चीज गिवन दे रखी है, ए की वैल्यू गिवन दे रखी है और टी की वैल्यू आपको लाई कर रहा है 5 से 18 के बीच में। तो सबसे पहले हमें रेट निकालना है। रेट तब निकलेगा जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने से पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, अंडर रूट का साइन हटाते हैं तो उसकी पावर कितनी आती है 1/2। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट जब मैंने करा तो डिफरेंशिएट करने पे कितना आ जाएगा 1/2, पावर कहाँ जाएगी, पहले आ जाएगी। अभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं करा, डी अपॉन डी टी लिखा है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो यहाँ पे 1/2 पावर पहले आ जाएगी और उसमें से पावर 1 क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो आपका कुल मिला के आंसर आ जाएगा 3 2 6 और 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो पावर बचेगी -1/2। तो ये रेट आ गई। अब देखिए आपको यहाँ पे आपने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ रखा होता तो वहाँ पे आपको याद हो डबल डेरिवेटिव निकाल के हम डिसाइड करते हैं कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी हमें ये रेट का बताना है कि ये इंक्रीज है डिक्रीज है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। दोबारा डिफरेंशिएट करने के लिए जो पावर है 1/2 ये पहले आ जाएगी और फिर से -1 हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करके कितना आ गया आपका आंसर 1/12, 6 2 12 माइनस का और टी की पावर -1/2। इस टी की पावर को अगर हम नीचे ले जाके लिख दे तो ये पावर नीचे जाके हो जाएगी प्लस। देखिए मेन बात आप समझिए कि जो डिफरेंशिएट है सेकंड बार वो निगेटिव में आया है, इसका मतलब रेट क्या हो रही है, निगेटिव में आ रही है, तो रेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जैसे जैसे हम टी की वैल्यू, चाहे हम टी की वैल्यू कितनी 3 से हमें कितनी लगानी है, 3 से लगानी है कितनी, सॉरी टी की वैल्यू हमें लगानी है 5 से कितनी 18 तक जो आपको दे रखी है।
तो इस सारी वैल्यू पे ये हमें क्या देगा, निगेटिव देगा। निगेटिव का मतलब है ये वैल्यू 0 से कम की ओर आएगी, तो यानी कि ये वैल्यू 0 से लेस है, या इसको हम कह सकते हैं निगेटिव। और निगेटिव क्या शो करता है, रेट डिक्रीज होने को। तो यानी कि आपकी जैसे जैसे एज बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्सली भी है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी 5 से लेकर 18 की तरफ मूव करेंगे, तो ये इसकी जो सोचने की एबिलिटी होगी, अंडरस्टैंड करने की, वो क्या होगी, कम होगी। तो देखिए ये लिखा है, दिस मीन्स दैट रेट ऑफ चेंज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पेशल कॉन्सेप्ट डिक्रीज, स्लो डाउन होगी विद एज। एज जैसे कि 5 से 18 की तरफ चलेंगे, बढ़ेंगे, तो ये कंडीशन अंडरस्टैंड होने की क्या होगी, डिक्रीज होगी। और यही आपसे यहाँ पे प्रूफ करवा रहा था कि डिक्रीज होगी जैसे कि एज 15 से 18 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको दे रखा एन आंट इज मूविंग विद अ वेक्टर L1, few sugar crystal are kept along vector L2 which is inclined and angle। मतलब L1 वेक्टर दे रखा है, L2 दे रखा है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, हमें L1 वेक्टर है, L2 है। अब हमें क्या निकालना है, एंगल। तो देखिए मैं आपको पहले फॉर्मूला समझाता हूँ जो आपने पढ़ रखे हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि मुझे मतलब आपको बताने की जरूरत है, लेकिन मैं आपको बस रिमाइंड कराता हूँ कि ताकि आपके दिमाग में चीज़ें जो अगर भूल गए तो वो आप उसको यहाँ पे देख के समझ जाएंगे। अगर दो वेक्टर हमें ए और बी दे रखे हैं और उसका एंगल निकालने को कहा जाए, तो हमारे पास देखिए फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा से निकालते हैं तो कितना आएगा, ए डॉट बी बराबर ए। बस इसी दोनों फॉर्मूले के हमें L1 दे रखा है, L2, तो हम यहाँ पे कॉस थीटा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब ए और बी की जगह हमें क्या दे रखा है, L1 और L2 का डॉट प्रोडक्ट चाहिए होगा, और L1 का हमें चाहिए होगा मॉड, और साथ में हमें चाहिए होगा किसका, L2 का मॉड। तो इतनी वैल्यू निकालेंगे और यहाँ लगा देंगे तो हमारे पास एंगल डिफाइन हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं कैसे आंसर आता है। सबसे पहले हम L1 L2 निकाल रहे, क्यों निकाल रहे आप समझ ही गए। तो डॉट प्रोडक्ट बच्चों आप लोगों को निकालना आता है। डॉट में क्या होता है, आई की आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आ जाएगा। चलिए मैं लिख भी देता हूँ आपको, आई की आई से मल्टीप्लाई करिए 3, और फिर जे की जे से करेंगे -2 माइनस प्लस, और 2 2 जा 4, और 3 की 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। कुल मिला के ये आपका आंसर आ गया 10। अब हम निकालेंगे मॉड। मॉड निकालने के लिए फॉर्मूला भी लिख रखा है। जैसे आपके पास एक वेक्टर है ए, इसका अगर हमें मॉड निकालना हो, मॉड लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो मॉडलस का साइन बना दीजिए या कोई भी साइन मत बनाइए तो भी वो मॉड ही होता है। इसका मतलब ये होता है जो आई का है उसका स्क्वायर, जे का स्क्वायर और के का कोफिशिएंट होते हैं उनके स्क्वायर को अंडर रूट में लगा के प्लस कर देते हैं, तो वही मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो L1 का निकालने के लिए देखिए L1 के संग यहाँ पे कितना है 1, L2 के संग कितना है -2, L3 के संग कितना, सॉरी L1 L2 नहीं आई जे के, सॉरी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ बोलने में, आई के संग कोफिशिएंट 1 है, जे के संग -2 है और के संग 3 है। इन सबको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा √14, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही देगा आपको। ऐसी सिमिलर वे में हम क्या निकालते हैं, L2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो L2 का जो आई का कोफिशिएंट है वो 3 लिया, जे का कितना लिया -2, के का कितना है 1। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व करके ये भी आपको आंसर 14 ही देगा, क्योंकि 3 से 9, 2 2 4 और 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला जैसे कि ए और बी में ये लिखा हुआ, सिमिलर वे में यही फॉर्मूला मैंने L1 और L2 के लिए लिखा है। इस फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू लगाते हैं। तो L1 L2 की जगह आ गया 10, और यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड लगा दिया हमने। अंडर रूट से अंडर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल अंडर रूट से हो गया 10/14, काटेंगे तो 5/7। तो ये कॉस थीटा आ गया। बट आपको थीटा निकालना है। जब थीटा निकालना होता है तो ये कॉस को जब उधर ले जाएंगे तो उधर जाके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका इनवर्स में। तो इस तरह से ये आपके पास एंगल की क्या हो गई, वैल्यू आ गई, जो कि आपको फाइंड करने को कहा गया था। तो एक आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, एंगल निकालना। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ L1 ऑन L2। देखिए प्रोजेक्शन निकालने का भी फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। अगर हमारे पास ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालना तो हमें क्या चाहिए होता है, A डॉट बी अपॉन बी। तो बिल्कुल सिमिलर वे में हमें यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगाना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूले को L1 L2 के रूप में। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ L1 ऑन L2 का फॉर्मूला क्या होगा, जिसका निकालना उसका डॉट, और जिस पे निकालना होता है वो नीचे आता है। और ये दोनों वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। L1 L2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 10 आई थी, और L2 का मैग्नीट्यूड कितना आया था, √14। तो ये यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर। यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इसका 28 का बी पार्ट। वो ए था, ये बी पार्ट है। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर।
तो देखिए पहले मैं इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, उसके बाद मैं कराऊंगा। फॉर्मूला क्या है कि इक्वेशन लाइन की आपको निकालनी है और वो किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है और साथ में परपेंडिकुलर है वो वेक्टर जो कि इस फॉर्म में दे रखे इसके। तो हमारे पास फॉर्मूला कहता है आर बराबर ए का मतलब होता है पॉइंट जिससे वो पास होके जा रहा है, और बी1 का मतलब जो वेक्टर के साथ ये वाली वैल्यू दे रखी होती है बी1 और उनका हम निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए बिल्कुल सेम आपको यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन दे रखी है, ये आर की एक इक्वेशन है और ये आर की दूसरी। ये वाला पार्ट आप अगर देखेंगे तो ये हमारा बी1 का काम करता है। किस तरीके से, क्योंकि मैं इससे मैच करूंगा इस इक्वेशन को, तो ये वाला पार्ट आपका कहलाएगा बी1, और जब मैं इसकी दूसरे से कंपेयर करूंगा तो ये वाला पार्ट कहलाएगा बी2। अब फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए होगा, बी1 क्रॉस बी2, और ए हमारे पास कहाँ है, ए हमारे पास ये वाले पॉइंट से हम इसको वेक्टर के रूप में लिख लेंगे। तो पहले हम इसका क्या निकालते हैं, बी1 और बी2 हमने कहाँ से लिया, ये आपका बी1 आ गया जो मैंने लिखा हुआ, और ये क्या आ गया बी2। अब हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट से निकालते हैं, सब लोग जानते ही है। ऊपर आई जे के कॉमन करके लिख देते हैं, फिर इनके कोफिशिएंट 1 2 5 और इसका 3 -2 5। आई थिंक इसको आप लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैंने करके देखा रखा है, एक बार मैं समझा भी देता हूँ। डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आई को हमने पॉजिटिव लिया तो आई के संग ये कट गए, 5 2 10, तो यहाँ पे देखिए 10 आ गया, और 5 2 10 माइनस का, और एक माइनस और लगाते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर दूसरा क्या लेंगे, जे की टर्म किस में लेंगे हम, माइनस में, और इसके साथ ये वाली लाइन कट जाएगी। अब मल्टीप्लाई 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15। फिर के साथ हम करते हैं, के संग ये लाइन कट हो जाती है, ये कट, तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -2, फिर माइनस लगा के इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। तो ये सब लोग जानती है, फिर भी मैंने कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 10 है 10 20, 5 में से 10 15 जाएगा तो माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस 10, और माइनस का 8 हो जाएगा, और माइनस का प्लस हो गया -8k बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया b1 क्रॉस b2। अब हमें वेक्टर फॉर्म लिखनी है, तो वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए एक काम और करते हैं, यहाँ से पहले हम कॉमन भी निकाल लेते हैं। तो ये मैंने इसको कॉमन निकाल लिया। अब इसकी इक्वेशन वेक्टर की फॉर्म की हमारे पास क्या होती है, इस तरीके से होती है। ए कहाँ से लाएंगे, ए हमारे पास बच्चों ये गिवन है, इसके संग हम आई लगा देंगे, फिर 2j लगा देंगे और 7k लगा देंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ए वेक्टर, क्योंकि जिससे पास होता है उसको बोलते हैं। तो ए की वैल्यू हमने यहाँ से लगा दी जो मैंने अभी लिखी यहाँ पे, और सी यहाँ पे ऑलरेडी चल ही रहा है कांस्टेंट, और ये 2 ये वाला आ गया, और इसकी जगह हमने ये चीज़ लिख दी। अब देखिए ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट, इन दोनों कांस्टेंट को हटा के एक हमने नया नाम दे दिया। तो नया नाम मैंने क्या दिया है, यहाँ पर ए कह दिया। इन दोनों को हटा के एक नया कांस्टेंट ए दे दिया। आप यहाँ पे भी छोड़ते तो ये भी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आप इस तरह से देंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट है, क्योंकि सैम्पल पेपर में आपको इसी तरीके से आंसर दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा यहाँ पे बच्चों एक चीज़ और थी, ये हमारी वेक्टर फॉर्म निकली। अब हमें एक चीज़ और निकालनी थी, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, वो है कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो वेक्टर आर होता है उसकी जगह आप एक्स आई वाई जे और जेड के रख के इक्वेट कर देंगे तो आपको कार्टेशियन फॉर्म मिल जाएगी। किस तरीके से, देखिए हमने यहाँ पे पहले तो जो इक्वेशन निकली थी वो मैंने दोबारा लिखी। अब वेक्टर आर की जगह हम एक्स आई वाई जे और जेड के लगाएंगे, इसको हमने यहाँ पे रख लिया। और साथ के साथ हमने क्या करा, राइट वाले पार्ट में इसमें आई की टर्म को हमने एक साथ करा। आई, इनमें आई कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा -1 और यहाँ से बचेगा 10k। फिर इस j और j में कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचेगा आपका 2, और यहाँ पे 5 से a की मल्टीप्लाई होगी तो 5a बचेगा। फिर k की टर्म को अलग कर लिया, 7 और -4 की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो -4a। ये इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे हमें i को i के बराबर रखना है, j को j के बराबर और k को k के बराबर। तो हम इन सबको बराबर रख देते हैं। तो देखिए मैंने किस तरह से बराबर रखा, ये i का पार्ट था और यहाँ पे i के संग कितना x, फिर j के संग कितना है 2 + 5a और ये यहाँ पे y है। सिमिलर वे में इसको अब हमें इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये -1 को आप इधर ले जाइए तो x प्लस कितना आ जाएगा 1 और डिवाइड कर देंगे किससे 10 से, तो ये a की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से सभी से हम a की वैल्यू निकालेंगे, y -2/5a आ जाएगा, और इससे निकालेंगे z -7/-4 बराबर a। तो ये सब में बराबर चल रहा है तो ये तीनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, बस वही आपकी क्या बन जाएगी,
कार्टेशियन इक्वेशन बन जाएगी। तो मैंने उसको यहाँ पे फेयरली लिख दिया, x ये उधर जाके +1 और अपॉन में 10, फिर यहाँ से क्या करा -2 और डिवाइड में कितना हो गया 5, z - 7 4। तो इसको यहाँ को a को हटा देते तो ये रिमेनिंग जो पार्ट आ गया यही आपकी क्या हो गई, कार्टेशियन इक्वेशन हो गई। 29 क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना, हमें इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे दो तरह के इंटीग्रेशन है। पहले तो इनको हम सेपरेट कर लेते, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते। जब दो इंटीग्रेशन होते हैं तो उसमें एक बात खास तौर से ध्यान रखिएगा कि एक का डिफरेंशिएट अगर दूसरे में प्रेजेंट है या दूसरे का डिफरेंशिएट पहले में प्रेजेंट है तो हम एक ही का इंटीग्रेशन करते हैं और एक का नहीं करते। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या ये मिलेगा हमें, या इसका डिफरेंशिएट करेंगे कि ये मिलेगा हमें। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये वाली फॉर्म मिल जाएगी। तो इसका मतलब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। लॉग का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको याद हो, लॉग का इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो वहाँ पे 1 के संग लेते हैं और आइलेट लगा के करते हैं। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम यहाँ पे आइलेट लगाएंगे दो फंक्शन का। तो देखिए मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ, दो फंक्शन का फॉर्मूला आपको पता ही है। x1 को छोड़ते हैं, x2 का करते हैं, माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएट करते हैं, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन फर्दर करते हैं और पूरे का फिर से होल इंटीग्रेशन। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये लॉग की टर्म क्या हो गई फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। तो हमने फर्स्ट को छोड़ा, 1 का इंटीग्रेशन करा, फिर इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएट और पहले वाले का इंटीग्रेशन। इसका हमें कुछ नहीं करना है, इसको हमें लिखते हुए चलना है केवल। अब देखिए यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये वाली टर्म तो हमारी ऐसी आ गई। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे log x का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे log x का डिफरेंशिएट करने के लिए कितना आएगा, इसको अगर हम यहाँ पे करेंगे log x का डिफरेंशिएट तो यहाँ पे बच्चों log x की पावर कितनी आ जाएगी -1, और -1 का जब करेंगे तो -1 पहले आके कितना हो जाएगा log की x की पावर -2, और इसको लिख सकते हैं -1/log x का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे देखिए डायरेक्टली ले रखा है। तो ये कितना आएगा, माइनस का log आएगा, और ये माइनस का आएगा तो वो माइनस को मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई करके किस में कर दिया, प्लस में। और log x को जब t मानते हैं तो फर्दर इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 1/x, और यहाँ 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा। ये हमने ऐसे उतार लिया, यहाँ पे एक्सेस कट गया तो बची हुई टर्म को हम लिख देते हैं। बची हुई टर्म हमारे पास कितनी आ गई, ये रिमेनिंग टर्म हमारे पास फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड टर्म आ गई। अब देखिए ये दोनों यहाँ पे हमारे पास सेम है, तो सेम होने के बाद आंसर आपका रिमेनिंग में ये बचेगा, और यही पूरा क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। 29 का बी है आपका क्वेश्चन। इसमें आपको यहाँ पे क्या करना है कि एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी, तो मैं पहले प्रॉपर्टी बताता हूँ। जैसे 0 से a है तो यहाँ पे हम जो ऊपर की लिमिट होती है इसको इससे क्या कर सकते हैं, माइनस करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है इसमें। तो ये 1 जो है, 1 में से जो लिमिट है उसको x में से जहाँ जहाँ x लिखा वहाँ पे हम लिखेंगे 1 - x। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो 1 है ऊपर वाला उसको यहाँ से 1 में से माइनस किया 1 - x, इस 1 को ऐसे लिखा रहने दिया। फिर इस x की जगह भी हम यही काम करेंगे 1 - x, और इसकी पावर चल रही थी n। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे ये -1 और ये माइनस +1, फिर ये कट जाएगा तो बचेगा केवल x की पावर n और बाहर बचेगा 1 - x। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दो पार्ट में कर लेते हैं, x की पावर n से मल्टीप्लाई करी और x की पावर n की, और x की करेंगे तो ये आ जाएगा n+1। और यहाँ पे आप तो ये फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं कि x की पावर n का फॉर्मूला होता है, जो पावर होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं और उतनी पावर से वो डिवाइड। तो यही फॉर्मूला हम इन दोनों में अप्लाई करते हैं। तो कैसे, जो पावर n थी उसमें एक पावर ऐड हो गई और उतनी पावर से वो डिवाइड हो गया, लिमिट आ गई 1 से 0। सिमिलर काम हमने यहाँ पे करा, एक n+1 थी, पावर कर देंगे n+2, और यहाँ पे भी लिमिट लगा देंगे 1 से 0। अब हम यहाँ पे देखिए लिमिट लगा रहे हैं, तो लिमिट में हमें x की जगह लगाना है। x की जगह हमने 1 लगाया और फिर x की जगह माइनस करके क्या लगाया, 0। सिमिलर वे में हमने यहाँ पे x की जगह 1 और यहाँ पे 0 लगाया। अब देखिए ये तो पूरी टर्म 0 हो गई, इसको तो हटा दो, इसको भी हटा देते हैं। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, तो ऊपर बचेगा 1/n+1 और इस वाली टर्म से बचेगा 1/n+2।
इन दोनों में जब एलसीएम लेंगे, मैं आपको एलसीएम लेके दिखा दूँ क्योंकि मैंने डायरेक्टली कर रखा है यहाँ पे आगे। n+2 इधर कितना आ जाएगा n+2, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -n -1, n से n क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 में से 1 जाएगा तो आपका आंसर बच जाएगा 1/n+1 और n+2। तो ये भी इसका आंसर क्या हो गया कंप्लीट। अब देखिए ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में हर साल आता है और इसका सिर्फ आपको मेथड समझना है। मेथड समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत इजीली तरीके से कर लेंगे। तो आपको ये शो ग्राफिकली करना है कि जो जेड की वैल्यू है वो मोर देन 2 पॉइंट को लाई करती है। तो देखिए आपको मैं बिल्कुल ग्राफ भी ओरिजिनल बना के दिखाऊंगा, पेपर में किस तरीके से करना है वो भी आपको मैं करके दिखाने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दे रखी है इनइक्वलिटी की वो ले लेते हैं। ये और ये इक्वेशन दे रखी है तीनों, ये मैंने ले ली। इन इक्वेशनों में इसका तो कोई रोल नहीं होता, इन दोनों इक्वेशन से हम इसको इनइक्वलिटी को क्या करते हैं, ये इनइक्वलिटी का साइन हटा देते हैं और इसकी जगह क्या ले लेते हैं इक्वल। अब हम इसमें से पहले कोई एक इक्वेशन लेंगे और उसके लिए टेबल तैयार करेंगे। जैसे मैंने कि यहाँ पे ये इक्वेशन ली, टेबल तैयार करने के लिए क्या करते हैं, एक बार हम इसमें x की वैल्यू कितनी रखते हैं 0, तो 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। दूसरी बार में इसमें क्या करेंगे, y की जगह 0 रखेंगे तो x की निकालेंगे तो x की कितनी आ जाएगी 3/2। तो इस तरह से हम टेबल बना लेते हैं। तो देखिए मैंने टेबल बना रखी है यहाँ पे। कैसे, मैंने इसमें x की जगह कितना रखा यहाँ पे 0, x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। दूसरी बार में y की जगह हमने कितना रखा 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3/2। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली। अब इस वैल्यू पे आप एक बात और भी नोट करेंगे, क्या इसमें हम यहाँ पे ओरिजिन लगाएंगे, x की जगह 0 y की जगह 0। कौन सी, इस वाली इक्वेशन में। तो x की जगह 0 और y की जगह 0 लगाते हैं तो ये भी 0 और ये भी 0, 0 + 0 0 हो गया जो कि ग्रेटर देन क्या है 3। लेकिन 0 जो होता है वो 3 से बड़ा नहीं होता है, इसका मतलब ये फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो जो हमारा अभी ग्राफ बनाएंगे तो उसमें वो अवे होगा ओरिजिन से। कैसे, चलिए मैं आपको ग्राफ पे आता हूँ। ये ग्राफ बिल्कुल जैसा पेपर में आपको मिलेगा मैंने आपको बना के दे रखा है, बस ये अंतर है कि यहाँ पे मेरे स्क्वायर थोड़े छोटे हैं, वहाँ पे आपको स्क्वायर बड़े मिलेंगे, लेकिन करना बिल्कुल सिमिलर वे में जैसे कि मैं आपको अभी कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहले हमने 2 एक्सिस खींची, x और y। अब हम उस पर पहले ये वाले जो 2 पॉइंट है इसको हम शो करेंगे। पॉइंट हमारे पास है 0,3 और दूसरा क्या है आपका 3/2, 0। तो देखिए 0/3 कहाँ बनेगा, सबसे पहले हमने ओरिजिन बनाया। अब 0/3 देखिए किस तरीके से बनेगा। ये पूरा एक स्क्वायर है 1, ये 2 और ये 3, तो हाइट में कितना आ गया ये 3। तो यहाँ पे ये आपका 3 पे निशान आ गया 0,3। जब आप 3,2 0 बनाएंगे तो आप इसको x पे चलेंगे, y पे तो कोई वैल्यू है नहीं, x पे 3/2, 3/2 का मतलब हो गया 1.5 यानी कि 1.5। तो देखिए एक खाना ये पूरा हो गया आपका। तो यहाँ पे एक पूरा, यहाँ चलिए इसको हटा के एक बार दोबारा दिखाता हूँ। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया। और इसका आधा कितना हो गया, ये वाला जो निशान है यहाँ पे 1.5 आ रहा है 1.5, तो यहीं पर ये डॉट का निशान आ जाएगा। तो ये आपने इस पर मार्क करा। अब इससे एक लाइन आप ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करते हुए लाइन खींचेंगे और ये लाइन किसको बताएगी आपको, ये लाइन बताएगी 2x + y ग्रेटर देन ये जो हमने खींची थी 2x + y = 3 को बताएगी। अब देखिए यहाँ पे जो मैं बात बता रहा था, अगर ये फॉल्स हो जाता है, फॉल्स का मतलब है इस इक्वेशन में हम ओरिजिन लाई रख के देखेंगे 0 और 0, तो 0 की वैल्यू 3 से बड़ी आ रही है, लेकिन 0 कभी 3 से बड़ा नहीं होता है, तो ये फॉल्स है। फॉल्स होता है तो इसमें अगर ट्रू होता है तो ये इसको ग्राफ हम ओरिजिन की तरफ बनाते हैं, और फॉल्स होता है तो ओरिजिन से हम अवे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम कैसा बनाएंगे, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर दिया मैंने। तो ये मैंने अवे दिखाया है फ्रॉम ओरिजिन से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये फॉल्स आया। अब यही बिल्कुल सेम काम हम दूसरी इक्वेशन में करेंगे। दूसरी इक्वेशन हमारे पास कितनी है, x + 2y = 6 है। इसमें भी हम यही काम करेंगे, पहले x की जगह 0 लगाएंगे और y की वैल्यू निकालेंगे और y की जगह 0 लगाएंगे x की। तो देखिए मैंने x की जगह 0 लगाया तो y की वैल्यू 2 से डिवाइड होकर कितनी मिल जाएगी 3। अगली बार में हम यहाँ पे y की जगह 0 लगाएंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 6। और यहाँ पे भी ये जो पॉइंट आए हैं, पॉइंट कितने आए आपके 0,3 और दूसरा पॉइंट आया 6,0। तो 0,3 तो पहले से ड्रॉ है, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अब आप 6,0 करेंगे तो 6 देखिए x पे चलेंगे तो देखिए ये 1 पार्ट, ये 2, ये 3, ये 4,
ये 5 और ये 6। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा निशान आ जाएगा किसका, 6,0 का। तो ये 6,0 पे आ गया। और यहाँ से भी पहले मैं इसको अभी समझा रहा हूँ, पहले मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए। ये लाइन हमारी किसको बता रही है, x+2y को बता रही है। अब इसको भी देखेंगे कि इसका एरिया कहाँ पे लाई करेगा। तो इसमें हम 0,0 रख के देखेंगे इसकी इक्वेशन में। तो 0+0 रखा तो ये 0 6 से ग्रेटर आ रहा है, लेकिन ये भी फॉल्स है। तो इसका मतलब इसका भी जो पोर्शन है वो हमारा अवे पड़ेगा ओरिजिन से। तो इस लाइन से जो हम बनाएंगे तो ये अवे दिखाएंगे इधर की तरफ ओरिजिन से। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने आपको रेड लाइन से दिखाया। तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग अवे कर रहे हैं। अब देखेंगे तो ये जो पार्ट है, अब मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से इस तरीके से जो पार्ट मेरा चल रहा है, ये हमारा कॉमन आ गया। और ये कॉमन हमारा क्या कहलाएगा, फेसिबल रीजन कहलाएगा। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे इस रीजन के अकॉर्डिंग कॉर्नर पॉइंट लेने होते हैं। तो ये अनबाउंडेड आया। अनबाउंडेड का मतलब इस पे हमें 2 पॉइंट मिलेंगे, 0,3 6,0, जिसपे हम z की वैल्यू डिफाइन करेंगे इस इक्वेशन से। तो उसके लिए मैं नए पेज पे आ जाता हूँ। तो नए पेज पे के लिए मैंने क्या करा, देखिए कॉर्नर पॉइंट हमें अनबाउंडेड फेसिबल रीजन के लेने थे। कितने आए, 0,3 और 6,0। इस पे हम z की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए कॉर्नर पॉइंट के लिए टेबल छोटी सी बनाते हैं, कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं और z की जिसमें हमें लगानी है ये हमारे पास वो इक्वेशन लिख लेते हैं। अब इसमें हमने जैसे पहले 6,0 लगाया, क्या लगाया बच्चों यहाँ पे 6,0। तो 6,0 का मतलब हो गया x की जगह कितना लगाएंगे हम, x की जगह 0 इसमें x की जगह हम 6 लगाएंगे और y की जगह कितना लगाएंगे 0। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे कितना, मैंने करके भी दिखा दिया। चलिए, तो ये आपका आंसर आ गया 6। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है 0,3, वो इसमें लगाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की 0 और y की 3। तो ये भी 6 आ गई। तो यानी कि ये दोनों वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 6 आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा x+2y से लेस देन आ रहा है 6, उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट हमें अनबाउंडेड फेसिबल रीजन से नहीं मिल रहा है। तो वो हमारा इधर की तरफ लाई करेगा z=6 पे। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई z की, x+2y लेस देन 0। अगर हम बच्चों इसमें कोई दूसरा पॉइंट रख के देख रहे हैं, जैसे 2,2 रखते हैं, तो इसमें 2,2 रखोगे तो 2 + 2 × 2, तो ये भी आंसर आपको क्या देगा, 6 देगा। इसका मतलब है द मिनिमम वैल्यू ऑफ z अकर फॉर मोर देन 2 पॉइंट, और साथ में इसकी वैल्यू इक्वल किसके है, 6 के। तो यही आपको शो करना था कि ग्राफ से कि इसकी मिनिमम वैल्यू z की है और ये उससे 2 पॉइंट ज़्यादा शो करता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन प्रूफ। अगला क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी दैट रेन टुडे इज 0.4, द रेन टुडे, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.8, इफ इट डज नॉट रेन टुडे द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी रेन इज 0.4। तो आपको ये सब दे रखा और ये निकालना। मेरा तो इस क्वेश्चन को पढ़ के ही सर में दर्द हो गया। अब आपके सर में दर्द ना हो तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कराऊंगा कि कभी बरसात हो रही है, कभी नहीं हो रही, कभी आज है, अगर आज बरसात नहीं है तो कल होगी, नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन बड़ा दिमाग को क्या करेगा, उलझाएगा। लेकिन जब मैं आपको इसको एक डायग्राम से करा दूंगा ना, तो कसम से बच्चों आप भी याद रखोगे, ये क्वेश्चन आपको बड़े आराम से आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, प्रोबेबिलिटी दे रखी है रेन टुडे, बरसात होगी तो ये है, बरसात नहीं होगी तो क्या होगा। तो पहले मैं टुडे आज के लिए 2 पार्ट में ब्रेक करता हूँ। एक मैंने माना कि आज बारिश होगी, दूसरा मैंने लिया आज बारिश नहीं होगी। फिर आगे टुमारो की बात हो रही है, जैसे लिखा है रेन टुमारो, कब, जब टुडे से कनेक्टेड है। अब देखिए, ये इसके 2 पार्ट मैंने लिए। पहले आज के लिए 2 बातें हो सकती है, या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। बारिश नहीं होगी तो धूप निकलेगी, सूरज निकलेगा। अगर ये आज बारिश हुई तो इसके भी मैंने 2 पार्ट बनाए। अच्छा, एक चीज और, चलिए लिखते हुए चलते हैं। टुडे रेन, रेन होने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, तो कितनी है, 0.4, जिसको हम P(E1) से लिख रहे हैं। ये तो हमें दे रखी है। अब बरसात ना होने की प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए 1 में से क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो ये 1 में से माइनस करा तो बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.6, इतना हमने करा। अब हम आगे के लिए हम 2 बातें सोच के फिर चलते हैं। मान लो आज बारिश हुई, आज तो बारिश हो गई। अब
कल के बारे में सोचे तो आज बारिश हो तो कल बारिश हो भी सकती है नहीं, तो इसके दो पार्ट हो गए, ये बरसात कल होगी और नहीं होगी, कब, जब आज बारिश हुई। सिमिलर वे में इसके भी दो पार्ट हो जाएंगे, आज धूप निकली है आज बारिश नहीं हुई है तो कल बारिश हो सकती है या नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी हमने बना के रख ली। अब देखिए मैं क्वेश्चंस को यहाँ पे शुरू से पढ़ता हूँ और आपको क्वेश्चन करने में बड़ी आसानी होगी। सबसे पहले देखेंगे प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है आज बारिश होने की, तो देखो आज बारिश हुई है तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई। ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें खुद से निकालनी पड़ेगी, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, उसको हम 1 में से माइनस कर लेते हैं। फिर देखिए आपको क्या दे रखा है, इफ इट रेन टूडे, अगर आज बारिश होती है, आज बारिश होने का मतलब ये वाला पार्ट, अगर आज बारिश होती है तो प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी रेन टुमारो, और तो कल भी बारिश हो। अब कल के बारे में बात करें तो ये बारिश आज भी है और कल भी है, यानी कि यहां वाली कंडीशन आपको गिवन है, कितनी है 0.8। अब इसको लिखेंगे किस तरीके से वो भी देख लीजिए। देखिए E1 मैंने लिखा है बारिश आज होने की, E2 लिखा है कल के बारिश होने के लिए, तो ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो E2 को हमें बताना है किसके रेस्पेक्ट में, E1 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आज भी बारिश हो रही है, टुमारो बारिश हुई है तो आज भी बारिश हुई है, तो इसको लिखेंगे E2 अपॉन E1 से, जो कि आपको दे रखा है 0.2। अगर हम ये निकालें अपने पास से कि आज बारिश हुई और कल बारिश नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है, तो उसको निकालने के लिए 1 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो E2 का मतलब बारिश आज होने की है, E2 डैश का मतलब E2 का मतलब कल बारिश होने की है और E2 डैश का मतलब कल बारिश नहीं होने की है। तो इसको हम लिखेंगे E1 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि E1 हमारी आज बारिश होने की कंडीशन में है, तो ये हमने अपने पास से निकाल के रख लिया। फिर देखिए आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो, टुमारो बरसात तब होगी यदि आज रेन ना हो। तो देखिए आज ये है और आज में रेन नहीं हो रही है, लेकिन किसकी दे रखी है, अगर आज रेन ना हो तो बारिश कल होने की फिर से ये वाली आपको कंडीशन दे रखी है। अब इसको आप बच्चों कैसे लिखेंगे, इसको देखिए ये E2 है, चलिए मैं लिख देता हूं, इसको कैसे लिखेंगे, E2 का मतलब बारिश होने की कंडीशन है और E1 डैश का मतलब बारिश कल जो नहीं हुई थी, यानी आज जो बारिश नहीं हुई थी उसके रेस्पेक्ट में हम इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, जो कि हमें दे रखी है कितनी 0.7। ठीक है, अब इसकी ये बारिश होने की कंडीशन है, ना होने की निकालने के लिए इसको क्या कर दे, हम 1 में से माइनस कर दे। तो ये आपको यहाँ पे आपने काम कर लिया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट काम यहां से स्टार्ट होता है। पहले P1 डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी दैट इट डज नॉट रेन टूडे। देखो ये रेन टूडे की बात कर रहा, ना हो, तो ना होने की रेन की बात कंडीशन ये वाली लेंगे और इसका आंसर कितना निकला 0.6। तो ये P1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई 0.6। फिर दूसरा आपसे कहा P2 प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो। देखो टुमारो रेन ना हो, कब, जब आज रेन हो। देखिए आज से चलते हैं तो आज में रेन यहाँ हो रही है, अब यहाँ से चल लेंगे कहाँ की तरफ कि कल बरसात ना हो, तो यहाँ वाली कंडीशन, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये आपको क्या दे रखी है, P2 दे रखी है। फिर आप देखिए थर्ड प्रोबेबिलिटी दैट रेन टुमारो, कल तो बारिश होगी लेकिन आज बारिश ना हो, तो हम किधर से चलेंगे, आज से स्टार्ट करते हैं, आज बारिश ना हो, तो आज बारिश ना हो की तरफ यहां से रास्ता बनाएंगे और इसके बाद चलेंगे कल बारिश हो, तो ये वाला पाथ बन गया हमारा। तो ये आपको दे रखा है P3। P3 की वैल्यू हमने निकाल रखी है, कितनी आ गई 0.7। P4 दे रखा है प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी नॉट रेन टुमारो, टुमारो बारिश ना हो यदि आज भी ना हो। तो देखो आज बारिश नहीं हो रही है ये है, और कल भी ना हो तो ये वाला रास्ता अपनाएंगे, तो ये आपको P4 की वैल्यू दे रखी है कितनी 0.4। बस यही आपको वैल्यूज निकालनी थी, बाकी कुछ भी काम आपका नहीं है इसमें। अब देखिए आपसे देखिए P1 की वैल्यू जो मैंने निकाली वो लिख दी, P2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 0.2, P3 की आ गई आपके पास 0.7 और P4 की आ गई 0.3। अब इसको हम यहाँ पे वैल्यूज को इसमें लगाएंगे जो कि हमें फाइंड करना है। ये वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी और इसको हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 की 0.3 से करेंगे तो 0.18 आ जाएगा, 0.7 की 0.4 से करेंगे 0.14, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये पहले वाले पार्ट का क्या हो गया, आंसर आ गया। अब आपको निकालना था कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग टुमारो। तो रेनिंग टुमारो मतलब कल बारिश हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए कल बारिश हो तो एक तो ये वाला पार्ट चल रहा है कल बारिश होने का, और एक हमारा ये पार्ट चल रहा है। तो इसके साथ
कंडीशन लगा के चलेंगे कल बारिश हो, तो देखिए इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, ये वाला हिस्सा आया इधर से, तो यानी कि P(E1) और इसकी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और ये वाला हिस्सा हमारा इधर से आ रहा है, और ये पार्ट क्या है P(E1) डैश, और ये कितना है ये। सिंपल सी बात है, आपको क्या पहुंचना है बच्चों, यहाँ पे कल बारिश हो, तो कल बारिश होने पे ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कहाँ से निकल के आ रहा है इधर से, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। इसमें कल बारिश हो तो ये वाला पार्ट निकल के इधर से आ रहा है, तो इसमें इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका टोटल आंसर बन जाएगा। वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है, वैल्यू मैं आपको लगाना दिखा देता हूँ। P(E1) कितना है 0.4, E2/E1 ये हमारे पास है कितना 0.8, P(E1) डैश कितना है 0.6 है, E2/E1 डैश कितना है 0.3 है, सॉरी ये इधर की तरफ जाना था 0.7, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा 0.74। तो देखिए बच्चों, ये मैंने कोशिश करी है कि आपको आसान से आसान तरीके से समझा सकूं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा यहाँ पे वर्क करा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। बस कमेंट करके बताइए क्या बच्चों इस तरह के क्वेश्चन से करने से आपको कितनी हेल्प मिलती है, अगर मिलती है तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे कराऊंगा। तो ये दोनों आंसर हमने यहाँ पे निकाल लिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक रैंडम वेरिएबल दे रखा है x, नेगेटिव इंटीग्रल दे रखा है, और आपको बता रहा है कि ये r जो है वो क्या है प्रोपोर्शनल है किसके 5 की पावर -r, और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी p की वैल्यू क्या हो <3, x की वैल्यू प्रोबेबिलिटी x की <3 से। तो देखिए जो क्वेश्चन में गिवन है हम वो लिख लेते हैं, हमें x की वैल्यू डिपेंड कर रहा है r पे, तो हमने x बराबर r लेके हमने लिखा ये प्रोपोर्शनल है किसके 5 - r के। इसको हमने थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज करा, एक तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के साइन आके कांस्टेंट लगाया और इसको हम नीचे ले गए। अब यहाँ पे हम r की जगह कई वैल्यू निकालते हैं 0 1 2 3, तो हमने r की जगह यहाँ पे 0 लगाया, 5 की पावर 0 कितनी होती है k, फिर r की जगह हमने 1 लगाया, तो ये आपका आ गया, r की जगह आपने क्या लगाया 2 लगाया, समझ में आ ही रहा होगा बच्चों, r की जगह 3, इस तरह से लगाते गए और लास्ट में हमने लगाते लगाते क्या करा, देखिए प्रोबेबिलिटी में आप जानते हैं एक फॉर्मूला क्या है, मान लीजिए आपके पास 3 इवेंट है x y z, तो ये प्रोबेबिलिटी की कंडीशन होती है px प्लस py प्लस pz, जितनी भी आपके पास इवेंट दे रखे होते हैं उन सबका सम कितना होना चाहिए 1। तो देखिए यहाँ पे तो ये बहुत सारे बनते जाएंगे, इसका तो कोई अंत ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने डॉट डॉट छोड़ रखा, लेकिन जहाँ भी इसका होगा उन सबका सम किसके बराबर होगा 1 के, ये प्रोबेबिलिटी का आपने पढ़ रखा होगा। तो मैंने इन सबको ऐड कर दिया, अब इन सबकी वैल्यू यहाँ पे हम लगा देते हैं। यहाँ पे वैल्यू कितनी कितनी लगाई हमने, देखिए Px = 0 पे वैल्यू k निकली थी हमारी, x = 1 पे निकली थी k 5 की पावर 1, और इस पे निकली थी 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3। आगे देखिए हमने क्या करा, अब इसमें से ये जो वैल्यू लगाई है तो वैल्यू में से हमने k को क्या ले लिया कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद ये एक सीरीज बन गई, सीरीज क्या बन गई जीपी कैसे बनी, देखिए 1/5 को 1 से डिवाइड करोगे 1/5 आएगा, अगर इस वाले टर्म को 1/5 की पावर 2 को डिवाइड करते हैं 1/5 की पावर 1, तो इससे कट के तो भी कितना आएगा 1/5। तो ये रेश जब किसी भी टर्म को उससे पहले वाले टर्म से डिवाइड करते हैं और आंसर सेम आता है तो वो सीरीज कहलाती है जीपी। और ये टर्म कोई लिमिटेड तो है नहीं, तो इन्फाइनाइट जा रही है, तो देखिए आपने इन्फाइनाइट का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, जीपी के लिए s बराबर होता है a/1 - r। इन्फाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या होता है a/1 - r, a कहलाती है फर्स्ट टर्म और r कहलाता है कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म हमारी 1 है और कॉमन रेशियो अभी मैंने निकाला तो कितना आया था 1/5, बस ये वैल्यू आप यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया a/1 - r, तो a की जगह 1 लगाया 1 और r की जगह कॉमन डिफरेंस लगाया, तो इस सीरीज का हमने सम निकाल दिया, क्योंकि ये सीरीज हमारी क्या बन रही है जीपी = 1। इसको सॉल्व करके हम बस k की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये k की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। अब देखिए हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी वो निकालनी थी <3, तो <3 का मतलब हो गया 1 0 1 और 2। अब हमने x = 0 पे जो वैल्यू निकाली थी वो लिखी, k 1 पे निकाली थी ये वाली और 2 पे निकाली थी ये, और इसमें से हम क्या ले लेते हैं k को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेके जो k की वैल्यू हमने निकाली 4/5 वो लगा देते हैं, और लगाने के बाद हम अंदर की टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके हमारे पास
जो आंसर आता है वो ही इसका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी। तो बच्चों मैंने थोड़ी मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने में, और यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमारा सेक्शन जो है वो सी पूरा हो गया। आगे का पार्ट में आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा, करा दूंगा। आप उसके लिए बस थोड़ा सा मेरे को एक सहयोग चाहिए आपका, कि अगर वास्तव में मैं वीडियो आपके लिए बहुत अच्छे बना के मेहनत करके ला रहा हूँ, तो आपको भी कुछ मेरे लिए ये करना है कि ये चैनल को इतना दूर दूर तक फैलाइए, इतना दूर दूर तक फैलाइए कि मैं इससे भी अच्छे से अच्छे आपको ग्राफिक्स एनिमेटेड के द्वारा बहुत आसान तरीके से समझा सकूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।